कुछ ऐसा करके दिखा। हेलो गाइज, आरबीआई गेट बी का रिजल्ट अनाउंस हो गया रिसेंटली। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुकी है, बहुत सारे का सिलेक्शन नहीं हो पाई है। टोटल वैकेंसी 322 था, तो टोटल 322 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया। हाईएस्ट बाकी सबका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। अब अगर जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो टोटल नंबर की बात करें तो टोटल 1,94,550 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए, तो उनमें से 322 आप माइनस कर दीजिए। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, डिमोटिवेटेड काफ़ी होंगे। आपके बारे में बहुत सारे लोग और इवन आपका मन भी खुद काफ़ी कुछ कह रहा होगा, आपकी गलतियाँ कहाँ हो गई, मिस्टेक्स कहाँ हो गए, आपका कौन सा वीक एरिया रह गया, कहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है, और ऐसे बहुत सारी बातें। आज मैं आपको रियलिटी बताने जा रहा हूँ, आपका सिलेक्शन जो नहीं हुआ उसके पीछे का सच। अब यहाँ पे देखिए काम की बातें। टोटल वैकेंसी आपका 322 था, इंक्लूडिंग जनरल, डीपीआर एंड डीएसआईएम। अब एक आरटीआई रिप्लाई के द्वारा ये कंफर्म किया गया 1,94,505 वैकेंसीज टोटल थे। अब सॉरी, टोटल 1,94,505 कैंडिडेट पार्टिसिपेट फॉर्म अप्लाई किया था। टोटल वैकेंसी 322 इंक्लूडिंग जनरल, डीपीआर एंड डीएसआईएम। अब यहाँ पे जो है फेस सिलेक्शन प्रोसेस के नाम पे यहाँ पे जो पैरामीटर्स फिक्स किए जाते हैं, जो बेस बनाया जाता है आपके सिलेक्शंस का, वो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एवरीथिंग आप फैमिलियर हैं। अब यहाँ थोड़ा सा समझिए एक बात है कि सारे के एकेडमिक जो मतलब जिनका जो बैकग्राउंड होता है वो उनको काफ़ी एक्सट्रीमली हेल्प करता है। जैसे कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है तो उनका हेल्प करता है मैथ और रीजनिंग वाले सेक्शंस। अगर कोई साउथ इंडियन से उनको इंग्लिश हेल्प करता है। अगर कोई एमबीए टॉप कॉलेज से बिलोंग करता है तो उसको हेल्प करता है आपका कैट का ऑलरेडी प्रिपेयर करने के कारण से प्रीलिम्स में एक्सट्रीमली हेल्प मिलता है, मेंस में भी उसको काफ़ी हेल्प मिलता है, क्योंकि फाइनेंस और ये सही कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं एमबीए में। तो आपका यहाँ पे अब ये समझिए, ये जो पैरामीटर फिक्स किया जाता है आपके सिलेक्शंस के लिए, उस सिलेक्शन का पैरामीटर फिक्स किया जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के बेस पे। अब वो आपके स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये इन चीज़ों को बेस नहीं बनाते हैं। ये बात तो क्लियर है कि आप में से ईच एंड एवरी वन इज हैविंग वेरी वेरी टैलेंटेड, बट नॉट इन वन फील्ड। आप सभी का अपना अपना डोमेन होता है जिसमें वो अपना टैलेंट या उनकी एक्सपर्टीज होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कपिल शर्मा को देखें, अगर इंग्लिश के टेस्ट में उसे अगर बिठा दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि उसका स्कोर कितनी आएगी या फिर वो कौन से रैंक में स्ट्रेन करेगा, लेकिन क्या वो सक्सेस नहीं है। ये बस मैंने एक एग्जाम्पल आपको कोट किया है, आपके आसपास एंडलेस नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैटर ये कर रही है कि जो प्रॉब्लम जैसे सिलेक्शन नहीं हो पा रही है, अगर आरबीआई में या कोई दूसरे एग्जाम्स में भी नहीं हुई है, इसके पीछे का आपको वैकेंसी, पहले एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। एक रेलवे स्टेशन है, उसमें करोड़ों पैसेंजर्स हैं। अब वहाँ पे ट्रेन एक एक करके अलग अलग प्लेटफॉर्म से आ रही है। अब उस प्लेटफॉर्म पे, उस स्टेशन पे जो पैसेंजर्स करोड़ों में हैं, वो एवरी टाइम ऐड ऑन होते जा रहे हैं। पैसेंजर्स एवरी टाइम जो ऐड ऑन होते चले जा रहे हैं। अब जो ऐड ऑन हो रहे हैं वो करोड़ों में ऐड ऑन हो रहे हैं, लाखों में, करोड़ों में। और जो स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं पैसेंजर्स, वो जो सीट्स आ रहे हैं, जो एवरी ट्रेन पास हो रही है, उसमें से किसी में 100 सीट है, किसी में 50 सीट है, किसी में 200, किसी में 2000, किसी में 4000, मैक्सिमम तो इन थाउजेंड्स है। तो एवरी टाइम जो है आपके उस स्टेशन से जो पैसेंजर्स निकल रहे हैं वो नेग्लिजिबल है, और जो उसमें ऐड ऑन हो रहे हैं वो कंपाउंडिंग होती जा रही है, जिसके कारण से ये जो है उसमें सीट जो मिलती है उसका भी सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी टफ हो जाता है। मतलब जो मान लें कि 100 सीट खाली है, कोई ट्रेन आया उसमें 100 सीट खाली है, तो पहले जो पैरामीटर एक फिक्स किया जाता है तो उसमें से जो उसके बेस पे जो सिलेक्शन करके जो सीट उसको असाइन किया जाएगा। लेकिन अब जब कंपाउंडिंग के कारण से पैसेंजर्स के नंबर्स बढ़ते चले गए, तब यहाँ पे जो सीट्स अलोकेट होता है पैसेंजर्स को, उसके जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो काफ़ी टफ होती चली गई। अब यहाँ पे समझिए कि अगर किसी पैसेंजर्स को सीट नहीं मिले तो क्या उस पैसेंजर के खासियत, काबिलियत या उसके जो पास रिसोर्सेस हैं, क्या वो कम होने के कारण से, या फिर यहाँ पे सीट जो ट्रेन है सिस्टम में ही कहीं प्रॉब्लम है। समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये सारे से आपको कोरिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मार्केट टोटली एक जो है रेलवे स्टेशन की तरह है, जहाँ की जो कैंडिडेट करोड़ों में है, एक एक करके जो है ट्रेन, जो कि आपका जैसे आरबीआई का वैकेंसी आरबीआई की वैकेंसी जो आपकी आई थी 322 आई, नाबार्ड का भी 162 है जो करंट में भी चल रही है प्रोसेस सिलेक्शन का। एनपीएस का, पीएफआरडी का, एसबीआई का, आईबीपीएस का, ऐसे जितने भी सारे आ रहे हैं, तो
100 में और 1000 मैक्सिमम 1000 में ऐसे वैकेंसीज आते हैं। कैंडिडेट उसमें से जो निकलते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो पार्टिसिपेट करें उनमें से जो कैंडिडेट जो बाहर निकलते हैं वो सिर्फ जो सिलेक्शन होते हैं वो, या फिर जिनका एज लिमिट निकल जाता है, एक्सपायर कर जाते हैं वो, या फिर तीसरा जो फैमिली फाइनेंशियल और पर्सनल रीजन के कारण से वो स्किप करते हैं। ऐसे जो परसेंटेज है वो एकदम नेग्लिजिबल है। तो एवरी टाइम जो कंपाउंड होती जा रही है नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो सिलेक्शन का प्रोसेस भी काफी टफ होती चली जा रही है। ओवर द ईयर्स आप सारे एग्जाम्स के सिलेक्शन का प्रोसेस देखें, एक्सट्रीमली चेंज हो गई है, टफ होती चली जा रही है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि जो कैंडिडेट का ये होता है, जो कैंडिडेट का पर्सनल स्ट्रेंथ होता है, जैसा अभी हमने एग्जांपल कोट किया है एमबीए का, इंजीनियरिंग का या साउथ इंडियन का, इस तरह का, तो उनका जो बैकग्राउंड होता है उनको काफी एक्सट्रीमली हेल्प करता है सिलेक्शन प्रोसेस में। तो अगर जो एग्जाम के तो इसमें कई सारे फैक्टर्स हो जाते हैं जिसके कारण से आपका सिलेक्शन हो पाती है या नहीं हो पाती है। अब अगर नहीं हो पाती है तो यहाँ पे आपको ये देखने के बजाय सिर्फ अब पहले ये होता था कि आपको खुद का सिर्फ शॉर्ट एनालिसिस कीजिए, मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, सिर्फ आप ये खुद का जो है जज कीजिए। लेकिन आज के डेट में हो गया कि आप इंटरनली एंड एक्सटर्नली अपना खुद का के साथ साथ बाहर के भी शॉर्ट एनालिसिस कीजिए कि कहाँ क्या अपॉर्चुनिटी, क्या थ्रेट है, क्यों हो रही है, क्यों सिनेरियो बदल रही है, क्या सीन है, सारे पिक्चर को देखना बहुत जरूरी हो गया है। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। एक यूपी का एस्पिरेंट इलाहाबाद फैमिली बिजनेस से फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। एकेडमिक काफ़ी अच्छा नहीं था और जब बिजनेस फैमिली से बिलोंग करने बिजनेस में बैंकक्रप्ट हुआ, जिसके कारण से उसका एकेडमिक जो काफ़ी बैकलॉग्स लग गया, प्राइम लेवल छूट गए थे। किसी तरह से जो उसने रीस्टार्ट किया, 10+2 में उसका 3rd डिवीजन, ग्रेजुएशन इग्नू से किया। लेकिन ये 20 से 30 ईयर्स के एज में इतना जील, इतना एनर्जी, तूफानी करने का जो जुनून होता है हर एक ईच एंड एवरीबॉडी उसके साथ भी था। उसने जो है कैट की तैयारी किया, कैट में वो 99% ले आया। लेकिन एमबीए में टॉप कॉलेज नहीं मिल पाया क्योंकि उसमें एमबीए में जो पास्ट को देखा जाता है, आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस, बैकलॉग्स, ये सारे चीज उसमें मैटर करता है। लेकिन फिर भी वो रुका नहीं, उसने जो बैंकिंग आईबीपीएस के द्वारा जो बैंक में ज्वाइन किया। अब बैंक के बाद उसने आरबीआई की तैयारी कंसिस्टेंटली 5 ईयर्स तैयारी किया। लेकिन आरबीआई में भी जो सिलेबस चेंज हो गया, आई मीन पैटर्न चेंज हो गया कि 10+2 एंड ग्रेजुएशन, अर्लियर से ग्रेजुएशन में 60% चाहिए था, लेटर इन 3 और में आपको 60% चाहिए। अब एलिजिबिलिटी जो ना आरबीआई का चेंज हो गया 60+, देखिए अब वो एलिजिबल नहीं रह गया। अब उसके सारे सपने बिखर गए, लेकिन वो हार नहीं माना। उसने अपने फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड और जो अप डाउन फेल्योर स्ट्रगल एवरीथिंग जो किया उसको बेस बना के उसने एक बिजनेस फॉर्म किया। और डिजिटली इधर दिस साइड जो है आपका डिजिटली बूम कर रहा था। जियो आने के कारण से सारी चीज डिजिटली एक एक करके शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल गया, उसका बिजनेस आज के डेट में मल्टी करोड़ हो चुकी है। आप ये समझ सकते हैं आज के डेट में जो भी आरबीआई, नाबार्ड या कोई से भी एग्जाम के लिए अगर तैयारी लगातार कर रहे हैं, आप कर रहे हो या फिर अदर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होता है। उस एस्पिरेंट का आज के डेट में जो आरबीआई एक्सपेक्टेशन पूरा करता है, हर एक डायमेंशन में मल्टीपल टाइम्स उसका पूरा होता है। इवन आज के डेट में ये सिनेरियो है उसके साथ, आरबीआई का जॉब भी उसके हाथ में होता, वो स्किप कर देता, वो बिजनेस करता, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स उसको जो आरबीआई में मिलने वाला है इन एवरी डायमेंशन ही जैसे भी। लेकिन यहाँ एक काम मेजर कंपोनेंट है, अगर उसका आरबीआई में सक्सेस होता वो बिजनेस को फाउंड ही नहीं कर पाता। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके साथ जो भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो किसी न किसी रीजन के लिए होता है। एक डॉट कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट है कि आपके साथ जो भी होता है किसी न किसी तरीके से वो डॉट कनेक्ट होता है, और वो डॉट आप फ्यूचर में देख के कभी कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, पास्ट में देख के कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, इस कैंडिडेट के साथ जो पास्ट में जो एक 3rd डिवीजन, इग्नू से ग्रेजुएशन, एकेडमिक फेलोज, टॉप कॉलेज नहीं मिलना, आरबीआई के सिलेबस चेंज होना, ये सारे उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन जैसे ही उसने बिजनेस को फाउंड किया, ये अगर उस टाइम में देखा जाता तो वो अपने आप को काफ़ी अनलकी फील करता। लेकिन जैसे ही उसने बिजनेस फाउंड किया, ये सारे उसके जो वीक एरियाज थे, ये जो स्ट्रगल उसने किया, ये सारे जो नेगेटिव एस्पेक्ट थे, ये सारे उसके लिए पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। क्योंकि बिजनेस के लिए आपके जब तक एक्सपीरियंस नहीं हो, जब तक आपके इन सारे तरह का एक्सपोजर्स नहीं मिलता, तो आगे ग्रो करना मुश्किल, क्योंकि उसमें चैलेंजेस काफ़ी होता है। अब बिजनेस कंपाउंडिंग होता है, एक बार आपने सर्वाइव कर गए, अपॉर्चुनिटी मिल गया, आप कंपाउंडिंग के फॉर्म में ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। उसके साथ भी ऐसा हुआ। तो
अगर वो, मैं आपको ये बताना चाह रहा, अगर आप आपके साथ जो भी हो रही है प्रेजेंट में रह के अगर आप ये सोचने की कोशिश करें कि वो आपके सपने के साथ किस तरह से डॉट कनेक्ट होगा, नहीं कर पाएंगे। वो जब पास में ही देख के डॉट को कनेक्ट किया जा सकता है। इसलिए आप ये भरोसा रखिए, किसी ना किसी चीज़ों में आपको भरोसा रखना होगा, चाहे वो गॉड में, भगवान में रखिए, खुद पे भरोसा रखिए या किसी और चीज़ों पे भरोसा रखिए, लेकिन आपको किसी ना किसी चीज़ में भरोसा रखना पड़ेगा। तभी आप जो है आपके साथ जो भी हो रही है उसके साथ स्ट्रेंथ के साथ आप 100% दे पाएंगे, पैशनेट होके आप आगे बढ़ते रह पाएंगे। और अभी जो आपका जो फेलियर हुआ है, आरबीआई में जो सिलेक्शन नहीं हो पाई है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिमोटिवेटेड और नेगेटिव जो भी इंटरनली आती है, उसके बजाय आपको खुद का शॉर्ट एनालिसिस कर लीजिए। आपके पास एवरी डायमेंशन में थॉरो एनालिसिस कीजिए, अब उसको बेस बना के आप आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर